ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। और उस गोली को खाने के बाद रियो होश में आ जाता है, यानी कि वो ठीक हो जाता है। जू शॉपकीपर से पूछती है कि आखिरकार ये सिटी इतनी ज्यादा गर्म क्यों है। शॉपकीपर उसको बताता है आज से लगभग 100 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेट्रोइड आकर गिर गया था, जो कि एक नया इंडस्ट्रियल फर्नेस बन गया था। इसकी वजह से सिटी में लगातार गर्माहट बढ़ती गई। सैरो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने इसको ठंडा करने के लिए कुछ नहीं किया। शॉपकीपर उसको बताता है कि असल में जो टेरेटरी है उसको एविल क्लाउड नाम का एक डेमोन वो ऑक्यूपाइड करता है, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर कुछ होने ही नहीं देता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल में जो पावर है वो है फायर। जिसपे सैरो रियो से बोलता है कि तुम अपनी रॉड का इस्तेमाल करके एक सिग्नल जनरेट करो। रियो भी ऐसा ही करता है, वो अपनी रॉड की हेल्प एक सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कि सैरो पता लगा लेता है कि एक्चुअल में उसके ही आसपास एक और फ्रेगमेंट है। और तभी रियो के हाथ में जो रॉड होता है वो भी उसके नेकलेस टूट के गिर जाता है। और फिर जू और सैरो निकल पड़ते हैं मेट्रोइड की तरफ जाने के लिए। जैन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। और उन लोगों के साथ चला जाता है। और जैन जाते जाते रियो से बोलता है कि तुम जय का ख्याल रखना। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को पहुंचना था। सैरो पता लगाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि असल में जो पूरी बिल्डिंग है इसमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। और फिर जैन जोश में बिल्डिंग की एक साइड को अपने स्वॉर्ड की मदद से काट देता है। और जैसे वो काटता है अपने सामने वो काफी ज्यादा 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स को देखते हैं, जिससे कि अब उनको लड़ना होगा। इस तरफ हम लोग शॉप के अंदर रियो को देखते हैं, जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई होती है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने स्पिरिचुअल रियल में देख रहा होता है कि गॉड ऑफ वार डेमोन्स को मारना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारे डेमोन्स को मार ही दिया है। और जब वो डेमोन्स को खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी डेमोन को जो किंग होता है उनके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी 72 पीसेस में बढ़ जाती है। और फिर तुरंत इसके बाद उसके सामने वो दो फ्रेगमेंट हैं, उनमें से रियो एक फ्रेगमेंट को लेना चाह रहा होता है, लेकिन वो नहीं ले पाता है। एक्चुअली वो जो गुंडा होता है जिसका वो फ्रेगमेंट होता है वो उससे बोल रहा होता है कि वैसे ही वो किसी काम का नहीं है, तो उसको यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी को ही लेना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा जो छोटा वाला गुंडा होता है उसका जो फ्रेगमेंट होता है वो अपने पीछे जाता है और उससे फिर से बोलता है कि तुमको ये वाला लेना चाहिए। और रियो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो दोनों ही बोल रहे होते हैं कि तुम तो बेकार हो, वैसे ही बेकार हो, तुमको डेमोन के साथ हो जाना चाहिए और तुमको उनकी पावर मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। लेकिन रियो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे को किसी भी हालात में डेमन की पावर नहीं लेनी है। और जिसकी वजह से उसकी जो रॉड होता है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे वो एक्टिवेट होता है उसमें से गोल्डन लाइट चमकती है और चारों तरफ पूरी तरीके से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि चारों तरफ का जो चीज होती है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और रियो जो वहां से नीचे गिर रहा होता है तो उसको गॉड ऑफ वार की आवाज जो कि उससे बोल रहे होते हैं कि उनकी जो स्पिरिट है वो रियो के अंदर हमेशा रहेगी। और तभी रियो वापस होश में आ जाता है और रियो जैसी आंख खुलती है तो देखता है कि जय उसके सामने वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और वो शर्माया इस वजह से था क्योंकि जय की अंगूठी के अंदर उसकी क्रश थी और इसलिए काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी उसके पास जो उसका रॉड होता है वो जमीन पे गिर जाता है। अब इस चीज को देखकर रियो भी थोड़ा सा डर जाता है। उसको लगता है कि शायद जय फिर से उसकी जो रॉड है उसको चुराना चाहती है। वो बाहर देखता है तो शॉपकीपर से बात कर रही होती है और फिर थोड़े समय बाद वो अंदर आती है और उसके रॉड को एक नए नेकलेस को दे देती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारा रॉड नहीं लूंगी। दूसरी तरफ हम लोग जैन और बाकी लोगों को देखते हैं जिनके सामने काफी सारे सिक्योरिटी आ गई होती है एंड जैन उन सभी को खत्म कर देता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर एक लड़की की फोटो देखते हैं जो कि लगभग हर फोटो में ही थी। अब इस चीज को देखकर वो लोग भी थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये कौन है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है और जैन को भी पता लग जाता है कि असल में ये कोई और नहीं, ये एविल क्लाउड है। और उसको देखते ही जैन उसके ऊपर अटैक करता है उसको मारने के लिए। लेकिन एविल क्लाउड भी कमजोर नहीं था, वो अपनी उंगली से एक बहुत बड़ा फायर क्रिएट करता है। जैन को ना चाहते हुए भी बैक जाना पड़ता है और फिर एविल क्लाउड इन लोगों के करीब आ रहा होता है और उसके चारों तरफ फायर की जो फ्लेम होती है वो भी उसके साथ साथ आ रही होती है। वो उन लोगों से कहता है तुम लोग जिस चीज को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो, यानी कि वो फ्रेगमेंट, वो मेरे अंदर ही है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, वो मेरे अंदर ही रहेगा, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और उसके ऐसा बोलते ही जैन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, ये सोचकर कि उसको फिर से मार देगा इस बार। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है उसके चारों तरफ एक बैरियर बना होता है और जैन उसके बैरियर को ही ब्रेक नहीं कर पाता। और फिर एविल क्लाउड भी अपने फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैन किसी तरीके से उसके इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन वो फिर से झटके से एक और फायर फ्लेम मारता है, जिसकी वजह से जैन आसमान में उड़कर जमीन पे गिरने वाला होता है। लेकिन वो अपने लाइट विंड का इस्तेमाल कर उसको रोक लेता है, जिससे कि जैन को चोट नहीं लगती। लेकिन इन सबके बीच जैन बेहोश हो गया होता है, जिसके बाद सैरो एवरी क्लाउड से कहता है कि मेटेरोइड सिटी के अंदर ही है, अगर उसको ठंडा नहीं किया गया तो पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन एवरी क्लाउड उससे कहता है कि उसके पास उससे बेहतर प्लान है। वो ये चाहता है कि एक पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करके वो पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अभी बात सुनकर सैरो उससे बोलता है कि आखिरकार उसका रियल में प्लान क्या है, वो चाहता क्या है, जिस पर उसको बताता है कि वो इमोर्टल प्लेसेस को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। यहाँ तक कि जितने भी फेरी क्लेन है उनको भी खत्म कर देना चाहता है और अपना बदला लेगा उनकी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करके। अब ये बात सुनकर जू काफी ज्यादा गुस्से में आती है और अपने वीपन से उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करती है। लेकिन एविल क्लाउड को तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है।
लेकिन जू किसी तरीके से उसके इस अटैक से बच जाती है और फिर से उसके ऊपर अपने वीपन से अटैक कर देती है। लेकिन उसका जो वीपन होता है वही गर्म हो जाता है। अब इस चीज को देखकर जू सैरो से बोलती है कि वो उसके वीपन को ठंडा करे और फिर सैरो भी वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करता है उसके वीपन के ऊपर। लेकिन जू को ये एहसास हो जाता है कि अब उसका जो वीपन है वो ब्लास्ट होने वाला है और इसीलिए वो अपने वीपन से थोड़ा सा दूर चली जाती है ताकि वो अपने आप को बचा पाए। और तभी हम लोग जैन को देखते हैं जो कि होश में आ गया होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इससे फाइट करेगा, यानी कि एविल क्लाउड से वो एक बार और फिर से लड़ाई करेगा। और फिर एविल क्लाउड जू के ऊपर एक अटैक करता है अपने फायर फ्लेम से, लेकिन उनके बीच में जैन आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को डॉज कर लेता है। और वो जू को और सैरो दोनों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और फिर वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जू वहां से जाते जाते अपने मन में ये उम्मीद कर रही होती है कि जैन जरूर बच जाए। इसके बाद हम लोग सिटी में देखते हैं जहाँ पर तबाही शुरू हो गई होती है। लावा भी अब बाहर आ रहा होता है और सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रियो भी इस चीज को देखता है और अपने भाई की चिंता करता है कि उसका भाई कैसा होगा। हम लोग बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर जैन और एविल क्लाउड दोनों फाइट कर रहे थे। जैन किसी तरीके से एविल क्लाउड के पीछे जाकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड की हेल्प से अटैक करता है और उसके बीच में से तलवार निकाल देता है, लेकिन क्लाउड वहां से गायब हो जाता है और फिर से अपीयर हो जाता है और जैन के अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। एविल क्लाउड अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर कर जैन के ऊपर अटैक करके उनको जमीन में काफी तेजी से फेंकता है, लेकिन जैन फिर भी हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होता है। अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उल्टा वही उसको एक पंच मारकर काफी ज्यादा दूर फेंकता है, जिससे जैन अब बेहोश हो जाता है। एविल क्लाउड कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे को मार पाओ, और उसको मारने के लिए तैयार होता है अपने फायर फ्लेम का इस्तेमाल कर कर, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करके उसको मार पाता उससे पहले ही उसके फायर फ्लेम के सामने एक वाटर शील्ड जाती है, जो कि असल में किसी और ने नहीं सैरो ने बनाया हुआ होता है, और वो बच जाता है। सैरो समझ जाता है कि उसके बस की नहीं है इस चीज को संभाल पाना, और इसीलिए वो अपने क्लाउड मैजिक का इस्तेमाल करके चारों तरफ क्लाउड बना देता है ताकि वो लोग वहां से भाग जाएं, और वो ऐसा ही होता है, वहां से वो भाग जाते हैं। और वो समझ जाता है कि आखिरकार सैरो करना क्या चाहता है, और उसके ब्लड से एक स्पेल लिखता है, एक सिंबल अपेयर होता है और मेट्रोइड तैयार हो जाते हैं अपनी तबाही मचाने के लिए। और फिर जू देखती है कि आसमान में एक फ्लेम जा रहा है, और फिर थोड़े समय बाद वो सैरो से पूछती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं काफी सारे फायर बॉल्स जमीन पर गिर रहे होते हैं और पूरी सिटी को बर्बाद कर रहे होते हैं, और सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे होते हैं, और सभी लोग शेल्टर में जाने के लिए भाग पड़ते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा पाए। इसके अंदर हम लोग शेल्टर के अंदर देखते हैं जहाँ पर सैरो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर किस तरीके से एविल क्लाउड इंडस्ट्रियल फर्नेस को कंट्रोल कर पा रहा है। शॉपकीपर जिसका नाम अर्थ सेज होता है वो बताता है कि शायद वो ऐसा इसलिए कर पा रहे होंगे कोर की मदद से। ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमें से किसी एक को जाना होगा फर्नेस के अंदर उसके कोर के पास, और वहीं पे जाके कुछ करना होगा जिससे कि ये सब कुछ तबाही रुक पाए। और फिर फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर ज़िया जाएगी, क्योंकि ज़िया ही वहाँ के जाने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, और ज़िया भी मान जाती है। और ज़िया जब उस जगह पे पहुंचती है तो वो वहाँ पर देखती है वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। उन सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक कर कर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है, जिसको पकड़कर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मुझे फटाफट बताओ कि आखिरकार मेरे को कोर को रोकना है तो कोर मेरे को कहाँ पर मिलेगा। जहाँ पर वो लड़की उसको बताती है कि उस सीक्रेट रूम की जो चाबी है उसके बैग में रखी हुई है। लेकिन जिया नोटिस करती है कि शायद वो झूठ बोल रही है, उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर जिया भी यहाँ पर कमजोर नहीं है, वो उन दोनों के बीच में फाइट होती है और काफी तगड़ी फाइट होती है उन दोनों के बीच में। और फिर जिया किसी तरीके से उसको हैंडल कर लेती है। वो उसके बैग को चेक करते हैं, लेकिन वो देखती है कि उसके बैग के अंदर कोई चाबी नहीं है, किसी प्रकार कोई कार्ड ही नहीं है। जिया उससे पूछती है कि मेरे को बताओ कि आखिरकार वो की कहाँ पर है, लेकिन वो फिर भी नहीं बताती। वो कहती है ठीक है फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरफ हम लोग शेल्टर के अंदर देख जो कि पूरी तरीके से अब टूट रहा होता है, क्योंकि जो लावा थे वो गिर रहे थे, जिस वजह से अब शेल्टर के भी बस की नहीं थी उस चीज को संभाल पाना, और शेल्टर पूरी तरीके से टूट रहे थे। सभी लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। और हम लोग सिटी के बाहर देखते हैं जहाँ पे एविल क्लाउड जो होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके शेल्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ होता है। पूरी सिटी में उसने आग लगा दी होती है, चारों तरफ बस गर्म ही गर्म माहौल होता है। सारा भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, तो चारों तरफ बस तबाही तबाही मचा रहा है। और फिर जू भी कहती है कि ठीक है तो इसको मैं संभालती हूँ। फिर से वो अपना वीपन निकालती है एक और नया। फिर हम लोग जय को देखते हैं जिससे जो सेक्रेटरी होती है सीक्रेट रूम की उसको पासवर्ड बताने के लिए तैयार हो जाती है। जय को पासवर्ड मिलते ही वो उस रूम की तरफ चल पड़ती है उस रूम को खोलने के लिए। लेकिन जब वो जगह पर जा रही होती है सिक्योरिटी अलार्म पर उसका जो पैर होता पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाता है और सिक्योरिटी उसको पता चल जाता है कि इस रूम में कोई आया है, और उसके सामने एक टर्मिनेटर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जी उससे किसी तरीके से बच जाती है। इस तरह हम लोग सिटी में देखते हैं एविल क्लाउड जो कि फेरी को ढूंढ रहा होता है और अपने फायर मैजिक से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सैरो भी कमजोर नहीं था, वो भी वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जू भी अपने वीपन की मदद से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। अब
अब इस चीज से एविल क्लाउड और भी ज्यादा बढ़ा जाता है और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर कर उन लोगों के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन सैरो फिर से एक स्पेल करके उसके इस अटैक को रोक लेता है। और तभी यहाँ पर रियो भी आता है। रियो उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये पूरी सिटी ऑलरेडी ही पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, अब इसको और भी ज्यादा बर्बाद मत करो। अभी एविल क्लाउड भी अपने चारों तरफ देखता है, वो देखता है कि लोग किस तरीके से मर रहे हैं, किस तरीके से चारों तरफ बर्बादी हो रही है, और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक फ्रेगमेंट आता है और उसको थोड़ी सी पावर देता है, जिसकी वजह वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मेरे को अपना बदला लेके रहना है, क्योंकि ये सारी की सारी गलती फेरी क्लेन की है, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। वो बताता है कि डेमोन किंग ने जब इमोर्टल प्लेसेस को बर्बाद करने की कोशिश की और उसके ऊपर एक मेट्रोइड छोड़ दिया, तो इमोर्टल प्लेस के चारों तरफ जो बैरियर लगा हुआ था उसकी वजह से मेट्रोइड ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया और वो यहाँ पर आ गया, और उसकी वजह से ये पूरी सिटी बर्बाद हो गई, साथ ही में उसकी वाइफ भी मर गई, और इसीलिए वो बदला लेगा इन लोगों से और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम दोनों इमोर्टल को खत्म करूंगा। और गुस्से में फायर ब्लास्ट प्रिपेयर करता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए और जू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियो अपने गोल्डन वैंड के इस्तेमाल कर कर उसको रोक देता है। रियो एविल क्लाउड से कहता है कि तुम में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया, जब तुम भी इसी तरीके से तबाही मचा रहे हो, इससे कुछ भी वापस नहीं आएगा, तुमने जो अपनी जिंदगी में प्यार खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा, इस तरीके से लोगों को मार के तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा एविल क्लाउड वो अपना माइंड ही खो देता है और गुस्से में आकर एक बड़े से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि जितने भी मोर्टल आएंगे वो उन सभी को मार देगा। और रियो को एक पंच मार के कहता है कि वो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। इस तरफ हम लोग जाई को देखते हैं, जिसने कि उस टर्मिनेटर को खत्म कर दिया होता है, उस कोर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा उल्टा ही दिक्कत हो जाती है। इस तरफ हम लोग देखते हैं रियो को, जो कि एविल क्लाउड का वो पंच झेल गया होता है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन हाँ वो किसी तरीके से उसके उस पंच से सर्वाइव कर गया होता है, यानी वो बच गया होता है। बीस्ट उससे कहता है कि तेरी इतनी ही औकात है और तुम मरेगा अब, लेकिन रियो हार नहीं मानने वाला था। वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, और तभी वो रियलाइज करता है कि उसको कोर की तरफ से कोई सिग्नल आ रहा है और उसको समझ में आ जाता है कि उसका जो प्लान है उसको स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए और एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है और अटैक करता है अपने चारों तरफ और वहां से भाग जाता है कोर की तरफ। और जैसे स्मोक यहाँ से हटता था, हम देखते हैं कि रियो ने अपने पावर का इस्तेमाल कर कर अपनी और बाकी इन दोनों की भी जान बचा ली होती है। रियो डिसाइड करता है कि वो फर्नेस की तरफ जाएगा और वहां पर उस सब चीजों को वहां पर हैंडल करेगा। सैरो भी उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देता है जिससे कि उसकी हेल्प हो सके, और फिर रियो यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। इस तरफ हम लोग जाई को देखते हैं, जो कि सीक्रेट रूम में पहुंच गई होती है, और तभी उसको किसी के आने की यहाँ पर आहट आती है और इसीलिए वहां पर छुप जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर एक डेमोन आया है। अब ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो इस जगह पर क्या करने आया है, और तभी वो जो डेमोन होता है वो उस कोर को ले लेता है, और तभी वहां पर एविल क्लाउड आ जाता है, जो कि उससे बोलता है कि वो कोर उसको दे दे, और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस हो जाती है। इसके बाद अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो नया डेमोन आया हुआ होता है वो अपने आप को एक सुपर बुल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एविल क्लाउड भी समझ आता है कि वो उससे बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उससे लड़ता है, और सुपर बुल उसको एक बहुत तगड़ा पंच हिट करता है, जिसकी वजह से एविल क्लाउड बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। अंदर जो फ्रेगमेंट होता है उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और जो डेमोन यानी बीस्ट मैन यहाँ पर आया हुआ होता है वो अपने ट्रॉफी कलेक्शन में उस फ्रेगमेंट को डाल लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि मेट्रोइड इनकी तरफ गिर रहा है और वो पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा, लेकिन वो उसको रोकने के बजाय वो तो खुश हो जाता है कि उसको सब कुछ देखने में मजा आएगा। लेकिन तभी रियो यहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोक लेता है। रियो की जो गोल्डन वैंड होती है उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी जो गोल्डन वैंड है वो एक्चुअल में उसकी पावर को एब्जॉर्व कर रही है, और इसीलिए वो रियो के ऊपर अटैक कर देता है। वो बीस्ट मैन नोटिस करता है कि वो असल में उस चीज की पावर को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, सिर्फ रियो कर पा रहा था, और वो ना चाहते हुए वहां से डिसअपेयर हो जाता है। रियो जो कि समझ जाता है कि उसको ऐसा कुछ बचाना होगा, और इसीलिए वो अपने वैंड से काफी ज्यादा तेजी से जमीन पर हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत तगड़ा एक धमाका सा होता है, और जो मेट्रोइड गिर रहा होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है आसमान में ही, और वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और छोटे छोटे पीसीज में नीचे गिरता है, जैसे कि मानो स्नोफॉल हो रहा हो। इस सब चीजों में रियो की काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई थी, और इसीलिए फिर से वो बेहोश हो जाता है। यार कितनी बार बेहोश होगा यार, ये क्या बंदा है ये। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। ये लोग डिवाइन रिवर के पास आ जाते हैं ताकि ये लोग जैन को हील कर पाए। इन लोगों को बताता है कि इस जगह पर तुम कुछ भी विशेष मांग सकते। रियो और जैन पहुंच जाते हैं नदी में नहाने के लिए ताकि वो अपने आप को हील कर पाए। तभी जैन नोटिस करता है कि साइड में एक आदमी है, वो उसके पास जाकर जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन रियो उसको मना करता है। वो कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, तुमको उससे दूर रहना चाहिए, पता नहीं कौन है वो। लेकिन जैन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि आगे वो काफी ज्यादा क्यूरियस है, जानना है कि उसको इंसान कौन है। तभी वो इंसान जैसे ही जैन को देखता है तो उसको अपनी पिछली यादें याद आ जाती हैं। उसको हजारों साल पहले जो कि डबल स्वॉर्ड चलाया करता था उसने उसको हरा दिया था, और उसके चेहरे पर एक निशान भी दे दिया था, और इसीलिए और वो जैन से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन और उसको ये तलवार किसने दी। इस पे जैन उसको बताता है कि एक्चुअल में तलवार उसके फादर की, उसके फादर ने उसको तलवार दी है, और जैन उससे बोलता है कि तुमको इससे क्या मतलब, और
और मैं वैसे भी एक डेमन हंटर हूँ और तुम जैसे हो तो मैं ऐसे ही खत्म कर देता हूँ। अब ये चीज सुनकर वो इंसान बोलता है कि तुम इस स्वॉर्ड के लायक ही नहीं हो और तुम जैसे हो तो सिर्फ ऑर्डिनरी वीपन ही रखना चाहिए। अब ये चीज सुनकर जैन भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उससे कहता है कि आजा फिर लड़ ले मेरे से। वो बंदा भी खुश हो जाता है कि अब उसको मजा आएगा एक बहुत बेहतरीन ड्यूल देखने में। रियो उनको ये सब कुछ करने के लिए मना करता है लेकिन कोई भी नहीं मानता और तभी यहाँ पर जू और बाकी लोग भी आ जाते हैं। रियो उन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जिसपे जू जो होती है उस इंसान के पास जाती है और उससे बोलती है फिर तुमको ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं मानता है और उल्टा जू के ऊपर एक अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बहुत दूर तक की जमीन ही कट जाती है। अब इस चीज को देखकर तो जू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बाकी सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन ये लोग सभी लोग मना करते हैं जिस पर वो बंदा डिसाइड करता है। वो कहता है कि चलो ठीक है लेकिन हमारा ड्यूल तो होके ही रहेगा, हमारी बैटल तो होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए वो उससे कहता है कि ठीक है हम लोग की बैटल कल सुबह स्टार्ट होगी, जैसे ही सुबह सनराइज होगा हम लोग लड़ाई करेंगे। ये लोग अपनी कार में बैठे हुए होते हैं, ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उस इंसान की नजरों में आए बिना ही यहाँ से किसी तरीके से गायब हो जाएं। जिसके बाद जई इन लोगों को उस इंसान की स्टोरी बताती। घोस्ट एक कमांडर था गॉड रेस आर्मी का, लेकिन उसने डेमन क्लेन से एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज चुरा ली और उसके अंदर अपनी स्पिरिट को भी डाल लिया। अब इस चीज को जानकर डेमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने अपनी पूरी आर्मी को ही भेज दिया उसको खत्म करने के लिए। लेकिन घोस्ट भी कमजोर नहीं था, उसने पूरी उसकी आर्मी को ही खत्म कर दिया, साथ ही में उसने डेमन किंग को भी मार दिया। अब इस चीज को सुनकर जू भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि जैन का तो कोई चांस ही नहीं है उसके खिलाफ खड़े हो पाने का। जिसपे जैन कहता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं उससे कमजोर हूँ लेकिन मेरे को अपने स्वॉर्ड के ऊपर विश्वास है और मेरी स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा पावर है जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट पावर्स हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी तरीके से तो यहाँ से भाग ही जाएंगे, लेकिन जैन उन लोगों को मना करते हुए कहता है कि नहीं वो एक असली मर्द है और वो पीछे नहीं हटेगा लड़ाई से। अब जब लड़ाई शुरू हो ही चुकी है तो ठीक है मैं लड़के रहूंगा उससे। अब ये लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, अब ये लड़के मानेगा। और फिर हम लोग अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैन रेडी होता है घोस्ट से फाइट करने के लिए। जैरो भी यहाँ पर थोड़ी सी पावर देता है उसको ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और अपने आप को रिकवर कर सके। जैन भी थोड़ा सा अच्छा फील करता है और रियो से कहता है उसको चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और यही डेमन हंटर का असली मीनिंग है। और फिर जैन काफी ज्यादा तेज से जाकर घोस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन घोस्ट तो उसके इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली से डॉज कर लेता है, मानो उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। जैन फिर से उसके काफी सारे अटैक करता है लेकिन उसको घोस्ट सारे उसके अटैक को रोक लेता है बड़े ही इजीली से। और फिर घोस्ट भी अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, वो इस तरीके से अटैक कर रहा हो मानो हजारों तलवार एक साथ जैन के ऊपर अटैक कर रही हो। जैन भी इस चीज को देखकर अपने बचपन के समय को याद करता है कि इस तरीके से उसके फादर उसको इस सब चीजों के बारे में सिखाया करते थे। हालांकि शुरुआत में जैन इन सब तरीकों से अच्छे से समझ नहीं पाता था और काफी बार हार भी आता था, लेकिन जैन कमजोर नहीं था, वो सीखता था, वो रोज रोज सीखता था अपने फादर से और उसके फादर भी उसको लगे रहते थे सिखाने में। हालांकि जैन को ये सब कुछ सीखने में काफी समय लगा, लेकिन जैन ने फाइनली इन ट्रिक्स को पहचान लिया जो कि उस घोस्ट की इस ट्रिक को समझ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन घोस्ट भी चालाक था, वो उसकी ट्रिक को समझ जाता है और उससे बच जाता है। और फिर जैन काफी ज्यादा तेजी से जाकर घोस्ट के ऊपर अटैक करता है। घोस्ट उसके ऊपर फिर से अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन जैन उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड चला देता है। लेकिन जब धुआं वहां से हटता है तो जैन नोटिस करता है कि घोस्ट को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस वो एक छोटा सा कट लगा है। अब इस चीज को देखकर घोस्ट भी गुस्से में आता है और वो अपनी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल कर कर उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। घोस्ट जो होता है वो डार्क पावर का इस्तेमाल करता है अपने स्वॉर्ड के ऊपर और जैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैन उसके उस अटैक से भी बच जाता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। इसका पार्ट 3 दोस्तों मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना।